प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएट, डीएसएसबी, एनबीएस, बीपीएससी इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी की क्लासेस। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 यानी अध्याय 12 डिस्कस करने वाले हैं। और यह चैप्टर आपका एक सेकेंड यह चैप्टर आपका जो है क्लास 11th के बायोलॉजी से लिया गया। इस चैप्टर का नाम है पादप में श्वसन और पिछले वीडियो में इसका सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में हमने आपके साथ डिस्कस किया था पादप क्या पादप सांस लेते हैं यह टॉपिक, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। चूंकि मैंने ग्लाइकोलिसिस पे थोड़ा टाइम ज्यादा दे दिया था, ग्राफ भी इसका बड़ा था और इसके स्टेप कई थे जहां से प्रश्न कई पूछे जाते हैं। मैं आपको पीवाईक्यू भी करवा रहा हूं, ऐसा आप सब देख ही रहे हैं, बहुत से लोग उसको सराहनीय भी कर रहे हैं। और इसके कई जो है ग्रुप के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे दो दो तीन तीन चार चार टॉपिक को एक साथ जोड़ करके, तो अब मैं आपको देता रहता हूं, तो वो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप उसे देखते हैं तो वहां पे मैं प्रश्नों को मैच करा के बताता हूं। भाई देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एक्सटर्नल क्वेश्चन है, ये जो है एक्सप्लोरर का क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे एनसीईआरटी, एससीईआरटी, उन सभी प्रश्नों को भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करनी है वो है किण्वन और ऑक्सीजोसन। प्रयास करूंगा किसी वीडियो में आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाए, क्योंकि इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए यहाँ पे एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके, जो किण्वन है, ऑक्सीजोसन है और एम्फिबोलिक पथ है। और ये संतुलन चार्ट से एक आध दो क्वेश्चन कभी पूछा गया, नहीं पूछा गया, लेकिन इन दोनों पथ से ये तो श्वसन गुणांक वाला जो आरक्यू है, आरक्यू से बड़े प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न आपके बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए हम लोग अपने क्रम पे पहुंचते हैं जहां पढ़ना है। अच्छा, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस, जिसमें मैंने आपसे बताया था कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल का सब्सटेंस है। यह जब कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, इस समय एक एटीपी का जो है क्या होता है, नुकसान होता है, -1 एटीपी हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमर बनाता है और क्या बना लेता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है और फिर यहाँ पे -1 एटीपी का नुकसान हो जाता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफास्फेट में, और फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट ट्राइओज फास्फेट में। दो ट्राइओज फास्फेट के दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं 3-3 कार्बन के, जिसमें एक होता है ग्लिसरॉल डिहाइड्री फास्फेट और एक कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। इसके बाद जो है यहां से कन्वर्ट होता है 2 ट्राइओज फास्फेट में, फिर 2 ट्राइओज फास्फेट में, फास्फोग्लिसरिक अम्ल में, फास्फोइनल पायरुवेट में, और लास्ट में आ जाता है 2 पायरुविक एसिड में। तो ये इसका क्रम है और ये ग्लाइकोलिसिस है। ये टॉपिक मैंने पीछे डिस्कस कर दी थी, और ये प्रश्न जहां से खूब पूछा जाता है कि कब 2 एटीपी का नुकसान होता है, किस स्टेज में, तो वो सभी चीजें मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उसे देख चुके हैं। आज की जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह टॉपिक है किण्वन। तो एक नजर डालते हैं किण्वन पे। क्लास 10th में जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो वहां एनसीईआरटी में ये बताया गया था कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है जो है पायरुविक, इसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड जो है 3 उसके भविष्य होते हैं, या तो एरोबिक रिस्पायरेशन करेगा यानी जो है ऑक्सीजोसन करेगा, और जब ऑक्सीजोसन करेगा तो एरोबिक रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लॉट ऑफ एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। 36 एटीपी वहां पे बेनिफिशियल एनर्जी के रूप में मिलती है। वहीं पे सेकंड टॉपिक जब आप डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे आपने पढ़ा था कि जो अनऑक्सीजोसन करेगा, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करेगा, देन टू फॉर्म टू द अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। एंड थर्ड स्टेप था कि मांसपेशियों में कई बार जो है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि इसके 3 भविष्य थे। एक भविष्य तो अभी ऑक्सीजोसन में पढ़ेंगे, 2 भविष्य किण्वन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए पायरुविक एसिड का भविष्य क्या होता है इसी को हमने डिस्कस करना। ऐसा आप 10th में पढ़ के आए हैं, वही टॉपिक थोड़ा सा बड़ी होकर के स्टेप वाइज आपके कैलकुलेशन के तौर पे 11th में रखी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं। किण्वन, किण्वन में ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनाक्सी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कह रहा है कि इसका जो है ऑक्सीकरण कैसा होता है, अपूर्ण टाइप का होता है, पूर्ण नहीं होता, पूरी तरह से इसका कंपोजिशन या डाइजेशन नहीं होता है। जिसमें अब क्रियाओं में ग्लूकोज चरणों में पायरुविक अम्ल, कह रहा है कि एक तो पायरुविक अम्ल वाली प्रक्रिया होगी ही, ग्लूकोज टूट करके पायरुविक अम्ल तक आएगा, जो भी स्टेप्स हैं उस स्टेप से कन्वर्ट होकर के
कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। एंजाइम पायरुविक अम्ल डी कार्बोक्सिलेज और एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इस अपक्रिया को प्रेरित करते हैं। कह रहा है कि विभिन्न चरणों में जब ग्लूकोज टूटता है, पायरुविक अम्ल विभिन्न चरणों में टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल या में परिवर्तित हो जाता है। तो इस कार्य को कौन करता है? डी कार्बोक्सिलेज और एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के द्वारा ऐसा किया जाता है। इस अपक्रिया को प्रेरित किया जाता है। ये दोनों एंजाइम है। दूसरे जीव जैसे कुछ बैक्टीरिया पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और देखो यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन अक्सर जो है ना ये मांसपेशियों में ही प्रश्न आता है। तो एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये गलत तो हो नहीं सकती। मतलब ये कोई कसमबद्ध नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में ये सही ही होता है। प्राणियों की मांसपेशियों की कोशिकाओं में शारीरिक अभ्यास। अब आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है ना, अब मैं पेपर करवाऊंगा पीवाईक्यू का, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा सोशल नॉलेज चैप्टर में, तो आप वहां देखेंगे तो खुद ही आप कहेंगे कि ऐसे ही प्रश्न एकदम एनसीईआरटी के रखेंगे। बीपीएससी में तो खूब दबा के प्रश्न आज पूछा गया, तीनों चारों पेपर में खूब दबा के प्रश्न आए। कह रहा दोनों की मांसपेशियों, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे कह रहा प्राणी की पेशियों की कोशिकाओं में शारीरिक अभ्यास के दौरान जब कोश की सांस में अपर्याप्त ऑक्सीजन, यही शब्द कॉमन रखा है एनसीईआरटी ने और यही कॉमन है बीपीएससी में। हर प्रश्न में एक शब्द ऐसा है, अपर्याप्त ऑक्सीजन। मांसपेशियों में अपर्याप्त ऑक्सीजन होती है तो पायरुविक अम्ल लैक्टिक जो है डिहाइड्रोजनेज द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। कह रहा है इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज होती है, जिसकी वजह से पायरुविक अम्ल किसमें कन्वर्ट हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है, अपचयित हो जाता है, वह हो जाता है लैक्टिक अम्ल। अपचयी कारक यानी अपचयन में NADH प्लस H प्लस होता है जो पुनः प्रक्रियाओं में NAD में ऑक्सीकृत हो जाता है। दोनों लैक्टिक अम्ल तथा एल्कोहल किण्वन में पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ग्लूकोज से 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है। कह रहा जब ग्लूकोज जो है यहाँ पे एल्कोहल के फॉर्मेशन जाता है तो 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है। इसका संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग उच्च ऊर्जा बंधों यानी एटीपी के रूप में नहीं होता है। अम्ल कह रहा पूरा जो है इसका संपूर्ण ऊर्जा का जो उपयोग है उच्च ऊर्जा बंध में एटीपी के निर्माण में नहीं होता है। अम्ल और अल्कोहल बनने वाले उत्पाद में प्रक्रिया खतरनाक होती है। ग्लूकोज के एक अणु से किण्वन के बाद एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनने के दौरान कितने शुद्ध एटीपी का संश्लेषण होता है, अर्थात ग्लाइकोलिसिस के दौरान उपयोग में आने वाली एटीपी की संख्या घटाकर गणना करें तो कितने एटीपी का संश्लेषण होता है जब ग्लूकोज की मात्रा, अब यहां देखिए, जब एल्कोहल की मात्रा 13% से अधिक होती तो ईस्ट के लिए यह विषाक्तता या मृत्यु का कारण बन जाती। कह रहा जब एल्कोहल की मात्रा 13% से ज्यादा है किसी लिक्विड में तो जो बैक्टीरिया है या जो फंजाई है जो इसमें मदद कर रहा है, जो ईस्ट है या बैक्टीरिया है जो मदद कर रहा है, वह खुद मर जाता है। उसके लिए यह एल्कोहल जहर हो जाता है। प्राकृतिक किण्वित पेय एल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होती है? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो कंफर्म नहीं है। आप बताइए कि जो पेय पदार्थ होता है, लेकिन नेचुरल पेय पदार्थ जो उसमें एसिडिटी की मात्रा कितनी होती है, उसका कंसंट्रेशन लेवल कितना होता है? क्या आप सोच सकते हैं कि मादक पेय में एल्कोहलों की मात्रा में स्थित एल्कोहल की सांद्रता से अधिक कैसे प्राप्त की जा सकती है? वह क्या प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसके दौरान ऊर्जा मुक्त होती है और कोश की आवश्यकता अनुसार एटीपी अणुओं में संश्लेषित होती है। यूकैरियोट के सभी चरणों में माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा, यूकैरियोट के सभी चरणों में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया कहते हैं। इसके द्वारा रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा इससे पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का सांस सामान्यतः उच्च जीवों में मिलता है। हम इन प्रक्रियाओं को अगले खंड में पढ़ेंगे। तो अगला खंड बहुत दूर नहीं, यही पास ही में है, ऑक्सीशोषण अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले इधर आते हैं।
कह रहा है ग्लूकोज स्टेप वाइज जो है रिडक्शन होगा और यह किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फास्फेट में, यानी ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट, यानी क्रम से टूटते टूटते कहां पहुंच जाता है, ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फास्फेट यानी ट्रायोज में। अब इसके पास कितने कार्बन है, 3, यहां पे कितने कार्बन है, 6। फिर ये कन्वर्ट होता है 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में और फिर स्टेप वाइज टूटते टूटते कहां पहुंच जाता है, फास्फोएनल पायरुविक अम्ल में यानी पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस पायरुविक अम्ल के 3 भविष्य हैं, तो 2 भविष्य यहां पे दिखाए गए हैं। पहला भविष्य यह है कि एथेनॉल बने और कार्बन डाइऑक्साइड बने, और दूसरा भविष्य यह है कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो। लैक्टिक अम्ल का जब निर्माण होता है तो यह मांसपेशियों में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा ना होने के कारण ही होता है। ठीक है, अब आते हैं किसके पास, ऑक्सीशोषण के पास, यानी सांस जिसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सीशोषण के दौरान ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुवेट या पायरुविक अम्ल होता है, जो कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया के परिवहन में किया जाता है। ऑक्सीशोषण की मुख्य घटनाएं निम्नलिखित हैं। पायरुवेट का चरणबद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन पृथक होते जाते हैं, 3 कार्बन जिसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी मुक्त होते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं के पृथक हुए इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एटीपी का संश्लेषण हो। सबसे अधिक रोचक बात यह है कि इसकी पहली प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में, कह रहा है सबसे अधिक रोचक बात यह है कि इसकी पहली प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में के आधात्री में संपन्न होती है, यानी इसके मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती पहली प्रक्रिया, यानी ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट, ग्लूकोज का टूट करके पायरुवेट बनना, ये कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। लेकिन कह रहा है कि उसके बाद जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो इसका स्टेप वाइज डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, जबकि दूसरी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोलिटिक अपचय द्वारा बनने वाले पायरुविक माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में प्रवेश करता है, जो ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलीकरण की कॉम्प्लेक्स समूह क्रिया द्वारा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम द्वारा प्रेरित होता है। पायरुविक डिहाइड्रोजनेज अपक्रियाओं में कई एंजाइम भाग लेते हैं, जैसे NAD+ तथा A सह एंजाइम। पायरुविक अम्ल प्लस कोएंजाइम A प्लस NAD प्लस जब ये कन्वर्ट होता है और यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम मिल जाती है, एस्टिल कोएंजाइम A बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, NADH प्लस H प्लस बन जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में के उपापचय से NADH के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के 1 अणु से निर्मित होते हैं। एस्टिल कोएंजाइम में चक्रीपथ ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र में प्रवेश करता है, जिससे साधारणतया वैज्ञानिक हैंस क्रेब ने खोजा था। कह रहा है कि एस्टिल कोएंजाइम जो है कई चक्रों में टूट करके ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र कहते हैं में प्रवेश करता है, जिसे हैंस क्रेब ने ढूंढा था, इसलिए इसे जो है हैंस क्रेब साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब ये बड़ी साइकिल है और यहां से भी खूब भर भर के क्रेब साइकिल से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आते हैं अगली साइकिल पे, या जहां पे है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और यह साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने देखिए आपसे कहा था कि जितने लाइफ साइकिल वाले हैं उन सबको मैं आपके साथ सॉल्व कराऊंगा, तो आप मान चलिए कि 4-5 दिन के बाद मैं लाइफ साइकिल का एक एक करके लाऊंगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने सिलेबस में हमारी लाइफ साइकिल्स दी गई हैं उन सभी लाइफ साइकिल को एक साथ खत्म करने वाला हूं। लाइफ साइकिल में बेसिकली जो है रिप्रोडक्शन वाला पार्ट ही कवर होता है, तो मैं सभी लाइफ साइकिल चाहे जूलॉजी का है, बॉटनी का, सबका एक पूरा एक ही सीक्वेंस में लाइफ साइकिल के नाम से ही करवा दूंगा सबका। ठीक, तो लाइफ साइकिल 2-4 दिन में मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूं, जो आर्यल कोटपाल की बुक से आपका जो है लाइफ साइकिल होगी, इसकी क्या नाम है, जूलॉजी की। और अगर बॉटनी की बात करते हैं तो सिंह पांडे जैन की बुक से मैं करवाने वाला हूं। मेरे पास प्रेजेंट टाइम में ये 2 बुक हैं। अगर आप कोई और बुक रिफर करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। मैं आपको एक बात यहाँ पे और बता दूं कि लाइफ साइकिल का जो मटेरियल है ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, अतः ये इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी में इसके पार्ट अवेलेबल नहीं है, हमारे पास भी नहीं। लेकिन मैं टोटल हर लाइन को हिंदी में ही बताते हुए आप तक चलूंगा। ठीक है, तो 2-4 दिन में मैं आपको लाइफ साइकिल वाला
सेगमेंट स्टार्ट कर देने वाला हूँ। एग्जाम पॉइंट आपका चल रहा है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस करा रहे हैं, एनसीईआरटी आपकी चल रही है। ये एनसीईआरटी के बाद आज ये चैप्टर अभी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपके 5 या 6 चैप्टर बचेंगे। कितने पे? 12 पे ना? नहीं, 7 चैप्टर बचेंगे भाई। तो नहीं, कितने, 6 या 7 चैप्टर जो भी बचेंगे वह चैप्टर आप 19 चैप्टर है, 12 7 19, 7 चैप्टर बचेंगे और वह 7 चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा समय से। घबराइए नहीं, एक एक वीडियो में अब खत्म होगा, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और उसके बाद तुरंत जो है जल्दी से 12th का और एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एससीईआरटी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी मिला करके स्लाइड बना करके मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। कहने का अर्थ है कि चैनल लगातार आपके लिए कार्य कर रहा है, बस आपका काम है कि आप मेरे साथ सपोर्ट में लगे रहें। तो पहले यहाँ पे चक्र देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पायरुविक अम्ल जो है, जिसे पायरुवेट कहते हैं हम लोग, पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। जब यह एसिटिल कोएंजाइम ए में प्रवेश करता है तो इसके पास 2 कार्बन के कंपाउंड बन जाते हैं। यह 2 कार्बन का कंपाउंड जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से जुड़ जाता है तो यह 6 कार्बन कंपाउंड यानी सिट्रिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 मॉलिक्यूल का सब्सटेंस है और यह जब कन्वर्ट होता है किसके साथ ऐड हो जाता है? 2 कार्बन के एसिटिल कोएंजाइम ए से कन्वर्ट हो जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल में और यह सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल में, जो कि 5 कार्बन मॉलिक्यूल का सब्सटेंस है, या अर्थात 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव कर जाती है। धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो रहा है और यह डिग्रेडेशन या ये कह दीजिए रिडक्शन अब क्रिया चल रही लगातार और फिर 5 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है जो है सक्सेनिक अम्ल में, जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल का सब्सटेंस है और इसमें से 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकल जाती है। और उसके बाद फिर जो है सक्सेनिक अम्ल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मैलिक अम्ल में। ये मौलिक लिखा है, मैलिक होता है, मैलिक अम्ल में। और मैलिक अम्ल जो है 4 कार्बन मॉलिक्यूल का यह भी सब्सटेंस होता है। फिर 4 कार्बन मॉलिक्यूल का यह सब्सटेंस आइसोमेरिज करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और यह प्रक्रिया बार बार होती रहती है और इस बीच में आपको जीटीपी के रूप में या फेडी के रूप में या एनएडीएच के रूप में आपको ऊर्जा मिलती रहती है। अब यहाँ पे आते हैं, एक एक करके देखते हैं। चूंकि इसमें एंजाइम्स कौन कौन इन्वॉल्व होती हैं, वह एंजाइम तो आपको पैराग्राफ में ही देखने को मिलेंगे। देखिए, टीसीए अर्थात ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल चक्र का प्रारंभ एसिटिल कोएंजाइम ए यानी सीओए के समूह के ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल यानी ओएए तथा जल के साथ संघनन से होता है, यानी इनके मिलने से होता है और सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 4 कार्बन 2 कार्बन और मिलकर के सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, यह अपक्रिया सिट्रेट, अब यह अपक्रिया किस एंजाइम द्वारा संपन्न होती है? देखिए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, साइकिल की कोई भी लाइन छूट नहीं सकती। कह रहा है यह अपक्रिया जो है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम के द्वारा संपन्न होती है तथा कार्बन को एंजाइम ए का एक अणु मुक्त होता है जब सिट्रेट आइसोसिट्रेट में समावित हो जाता है। यह डी कार्बोक्सिलीकरण के 2 लगातार चरणों के रूप में होता है। इसके उपरांत अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, तत्पश्चात सक्सेनिक अम्ल का निर्माण होता है। सिट्रिक अम्ल के बचे हुए चरणों में सक्सेनाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत होकर के चक्र को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। सक्सेनाइल कोएंजाइम ए से सक्सेनिक अम्ल के रूपांतरण के दौरान जीटीपी के एक अणु का निर्माण होता है जिसे क्रियाधार स्तरीय फास्फोरीकरण कहते हैं। इन युग्मित अपक्रियाओं में जीटीपी जीडीपी में रूपांतरित हो जाता है तथा एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। चक्र में 3 स्थान ऐसे होते हैं जहां एनएडी का एनएडीएच प्लस एच प्लस में अपचयन होता है और एक स्थान पर एफएडी का एफएडीएच2 में अपचयन होता है। टीसीए चक्र द्वारा एसिटिल कोएंजाइम ए को एंजाइम्स अम्ल में निरंतर ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सैलो एसिटेट अम्ल के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है, जो चक्र का प्रथम सदस्य है। इसके साथ साथ एनएडी प्लस प्लस एफएडी प्लस प्लस एनएडीएच और एफएडीएच2 के पुनः उत्पादन होता है। अतः सांस की इस अवस्था के समीकरण को संक्षेप में निम्नवत लिखा जा सकता है। पायरुविक अम्ल को 4 एनएडी प्लस एफएडी प्लस 2H2O यानी वाटर, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को जब हम रखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के किसमें? मैट्रिक्स में,
तो कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन डाइऑक्साइड में, 4 NaDH में, 4 H प्लस में, FADH2 में और ATP में इसका कन्वर्जन हो जाता है। अब तक हम देख चुके हैं TCA चक्र में ग्लूकोज के किण्वन से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है, NaDH प्लस H प्लस के 8 अणु, FADH2 के 2 अणुओं तथा 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि अभी तक सांस की चर्चा के दौरान पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन पृथक ना ही कहीं पर एटीपी के बहुत सारे अणुओं का निर्माण की चर्चा हुई है। अब संश्लेषित यानी डी प्लस, एच प्लस तथा FADH2 की क्या भूमिका होगी, इसे समझने के लिए हमें कहां चलना होगा, ETS में यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत हमें प्रवेश करना होगा कि कैसे कैसे ऊर्जा का निर्माण होता है और वह ऊर्जा कैसे आगे बढ़ती है, कैसे एटीपी बनता है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम लोग थोड़ा सा तेजी से इसे पढ़ लेते हैं। कह रहा क्या, सांस प्रक्रिया के पहले चरण में ADH तथा H प्लस से FADH2 में संचित ऊर्जा मुक्त व उपयोग में लाना है। अब यह संपादित होता है, इसका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा होता है तथा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है और तथा पानी का निर्माण होता है। ठीक, उपापचय पथ, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है जिसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में संपन्न होता है। यही एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ETS कहाँ पे होता है, तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पैराग्राफ में नहीं है। खैर, माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में TCA चक्र के दौरान NADH से बनने वाले इलेक्ट्रॉन एंजाइम NADH2 डिहाइड्रोजिनेज द्वारा ऑक्सीकृत होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन भीतरी झिल्ली में उपस्थित यूबिक्विनोन की ओर स्थानांतरित होता है। यूबिक्विनोन अपचयी संतुल्य द्वारा प्राप्त होता है। कॉम्प्लेक्स को सिट्रिक अम्ल चक्र के सक्सीन के ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं। अपचयित यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम सी की ओर स्थानांतरित कर ऑक्सीकृत हो जाता है। साइटोक्रोम सी एक छोटा प्रोटीन है जो भीतरी झिल्ली के बाह्य सतह से चिपका रहता है, जो इलेक्ट्रॉन के कॉम्प्लेक्स 3 तथा कॉम्प्लेक्स 4 के बीच स्थानांतरण का कार्य गतिशील वाहक के रूप में करता है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है जिसके साइटोक्रोम A3 को 2 तांबा केंद्र होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में एक वाहक के दूसरे वाहक तक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स फोर्थ से गुजरते हुए तब तक एटीपी सिंथेटेज से युग्मित होकर एडीपी व अकार्बनिक फास्फेट में एटीपी का निर्माण करते हैं। इस दौरान संश्लेषित होने वाली एटीपी अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर करती है। NADH के एक अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी के 3 अणुओं का निर्माण होता है, जबकि FAD, हाँ एक चीज देखिए, NAD के एक अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी के 3 अणुओं का निर्माण होता है। याद रखिएगा, NAD न्यूक्लियोटाइड एडेनिन डाइ, NADH के एक अणु से ऑक्सीकरण के यानी जब उसका ऑक्सीकरण होगा तो कितने एटीपी बनेंगे, 3 एटीपी, एटीपी के 3 अणुओं का निर्माण होता है। FADH2 के एक अणु के एटीपी से 2 अणुओं का निर्माण होता है, जबकि सांस की ऑक्सी प्रक्रिया की उपस्थिति में संपन्न होती। प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका सीमित होती है, यद्यपि ऑक्सीजन की उपस्थिति अत्यावश्यक है क्योंकि यह पूरे तंत्र में हाइड्रोजन मुक्त कर प्रक्रिया को संचालित करती है। ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करता है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण के विपरीत यहाँ प्रोटीन प्रवणता के निर्माण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग फास्फोरिलीकरण के लिए होता है। सांस में इसी प्रकार की प्रक्रिया से ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है। फलस्वरूप इस कारण से हुई क्रियाविधि में ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण कहते हैं। झिल्ली से जुड़े एटीपी संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसे पिछले अध्याय में रसोपरासरण परिकल्पना कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के आधार पर किया जाता है। जैसा कि पहले वर्णित है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी सिंथेटेज की सहायता से एटीपी के संश्लेषण से होता है। यह कॉम्प्लेक्स 2 प्रमुख
घटकों F0 और F1 से बनते हैं। F1 शीर्ष परिधीय झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जहां पर अकार्बनिक फास्फेट तथा एटीपी से एटीपी का संश्लेषण होता है। विद्युत रसायन प्रोटॉन प्रवणता के फलस्वरूप 4H आयन अंतर झिल्ली अवकाश में F0 से होकर अधात्री की ओर गति करता है जिससे एक एटीपी का संश्लेषण होता है। ऑक्सीजन श्वसनीय संतुलन चार्ट, अब ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कैसे चार्ट बनता है इसको देखिएगा। ये यहाँ पे फिर दो प्रश्न आपके इस पैराग्राफ में हैं। दो प्रश्न ऊपर वाले में थे, दो प्रश्न यहाँ देखिए। प्रत्येक ऑक्सीकृत ग्लूकोज अणु के बनने वाले शुद्ध एटीपी की गणना करना अब संभव है, किंतु वास्तविकता में यह सैद्धांतिक अभ्यास ही रह गया है। यह गणना कुछ निश्चित कल्पनाओं के आधार पर की जा सकती है। यह एक क्रमिक सुव्यवस्थित क्रियात्मक पथ है जिसके द्वारा क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार का निर्माण होता है, जिससे ग्लाइकोलिसिस से शुरू होकर के टीसीए चक्र तथा पथ के बाद एक आती जाती है। ग्लाइकोलिसिस में संश्लेषित एनएडीएच माइटोकॉन्ड्रिया में आता है जहां उसका फास्फोरीकरण होता है। पथ का कोई भी मध्यवर्ती दूसरे यौगिक के निर्माण के उपयोग में नहीं आते हैं। श्वसन के लिए केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है। कोई दूसरा वैकल्पिक क्रियाधार पथ में किसी भी मध्यवर्ती चरण में प्रवेश नहीं करता है। हालांकि इस प्रकार की कल्पना सजीव तंत्र में वास्तव में तर्कसंगत नहीं होती। सभी पथ एक के बाद एक नहीं बल्कि एक साथ कार्य करते हैं। पथ में क्रियाधार आवश्यकता अनुसार बाहर तथा अंदर आ जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार एटीपी का उपयोग हो सकता है। एंजाइम्स की क्रिया दर को अनेकों विधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, फिर भी यह क्रिया करना उपयोगी है क्योंकि सजीव तंत्रों में ऊर्जा का निष्कर्षण एवं संग्रहण हेतु उसकी दक्षता सराहनीय है। अतः ऑक्सीजन श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 36 अणुओं की शुद्ध प्राप्ति होती है। अब हम किण्वन तथा ऑक्सीजन श्वसन में तुलना करें। किण्वन में ग्लूकोज का ऑक्सी विघटन होता है जबकि ऑक्सीजन श्वसन में पूर्ण विघटन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। किण्वन में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल बनने के दौरान एटीपी के शुद्ध 2 अणुओं की प्राप्ति होती है। कह रहा है कि किण्वन में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनने के दौरान एटीपी में के कुल 2 शुद्ध अणुओं की प्राप्ति होती है, जबकि ऑक्सीजन श्वसन में बहुत अधिक एटीपी के अणुओं की प्राप्ति होती है। किण्वन में एनएडीएच और एनएडी प्लस में ऑक्सीकरण मंद गति से होता है जबकि ऑक्सीजन श्वसन में यह तीव्र गति से होता है। ये दोनों पॉइंट असर्शन रीजन में आपको मदद करने वाली है। आगे बढ़ जाते हैं। एम्फीबोलिक पथ, यह टॉपिक है। सांस के लिए ग्लूकोज अनुकूल क्रियाधार, कह रहा मेन क्रियाधार कौन होता है? ग्लूकोज होता है। लेकिन जब कभी ग्लूकोज ना हो तब क्या होगा? तो वही आगे दिया गया है कि श्वसन में सभी कार्बोहाइड्रेट उपयोग में लाने से पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दूसरे क्रियाधार भी सांस में प्रयोग किए जा सकते हैं, किंतु तब ये सांस के पहले चरण में उपयोग में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे। कह रहा वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। वसा जो है वसा अम्ल यानी ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 1,6 बाईफास्फेट और ऐसे टूटते टूटते पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूटता है फिर पायरुविक अम्ल में टूट जाता है, और ये जो एसिटिल कोएंजाइम हो, पायरुविक अम्ल हो, ये सब कहाँ चले जाते हैं? क्रेब्स साइकिल में चले जाते हैं। और यह प्रक्रिया बार बार होती रहती है जिससे शरीर में ऊर्जा का निर्माण लगातार होता रहता है और हम उसी ऊर्जा से वर्किंग मॉडल में जिंदा रहते हैं, यानी हम जीवित रहते हैं। उपयोग करते हैं। वसा सबसे पहले ग्लिसरेट में यानी वसी अम्ल में विघटित होता है। यदि वसी अम्ल सांस में के उपयोग में आते हैं तो पहले एसिटिल एंजाइम ए बन करके पथ में प्रवेश करता है। ग्लिसरेल पहले पीजीए यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड पीजीएल में परिवर्तित होकर के श्वसन पथ में प्रवेश करता है। प्रोटीएज एंजाइम द्वारा विघटित होकर के अमीनो अम्ल बनाता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल अपनी संरचना के आधार पर क्रेब्स चक्र के अंदर विभिन्न चरणों में प्रवेश करता है। चूंकि सांस के दौरान क्रियाधारक टूटते हैं, अतः सांस प्रक्रिया परंपरागत अपचयी प्रक्रिया है और श्वसन पथ श्वसनीय अपचयी पथ है। किंतु आप
क्या इसे ठीक समझते हैं? ऊपर वर्णित है कि विभिन्न क्रियाधार ऊर्जा हेतु श्वसन पथ में कहाँ प्रवेश करते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये यौगिक उपरोक्त क्रियाधार बनाने के लिए श्वसनी पथ से अलग होंगे। अतः पथ में प्रवेश करने से पहले वसा अम्ल जब क्रियाधार के रूप में उपयोग में आते हैं तो श्वसनी पथ में उपयोग में आने से पूर्व एसिटिल कोएंजाइम में विघटित हो जाते हैं। जब जीवधारी को वसा अम्ल का संश्लेषण करना होता है तो श्वसनी पथ एसिटिल कोएंजाइम में अलग हो जाता है। इसलिए वसा अम्ल के संश्लेषण तथा विघटन के दौरान श्वसनी पथ का उपयोग होता है। इसी प्रकार से प्रोटीन के संश्लेषण में विघटन के दौरान भी होता है। इस प्रकार विघटन की प्रक्रिया कम करता है, सजीवों के अपचय कहलाती तथा संश्लेषण उपचय कहलाती है। चूंकि श्वसनी पथ में अपचय से तथा उपचय दोनों ही होते हैं, इसलिए श्वसनी पथ को एम्फीबोलिक पथ कहना उचित होगा, ना कि उपचय पथ, क्योंकि अपचय और उपचय दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। सांस गुणांक मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से पूछा जाता है इस चैप्टर का। जब सांस के दूसरे पक्ष को देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि सांस श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का अनुपात ही, यही आपको सीधा यही मेजरमेंट ही पूछ लिया गया था पीजीटी वाले पेपर में। तो सांस गुणांक बराबर मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बटे उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का आयतन। यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, यही पैमाना, यही फार्मूला ही आपसे पूछा गया है। सांस गुणांक सांस के दौरान उपयोग में आने वाले श्वसनीय क्रियाधार पर निर्भर करता है। जब कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के रूप में आकर पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो सांस गुणांक 1 होगा, क्योंकि समान मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन क्रमशः मुक्त होती हैं एवं उपयोग में लाई जाती हैं, जैसा कि समीकरण में स्पष्ट है। ग्लूकोज जब टूटता है तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसे तोड़ने में 6 ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती, एक मात्रा आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये तो कोई मतलब है नहीं, मेन मतलब संख्या से है। उसी प्रकार से जब यहाँ पे तोड़ा जाता है किसको, तो यहाँ पे आप देखिए तो 2 कार्बन 51 H 98 ऑक्सीजन 6 को 145 ऑक्सीजन और 102 ऑक्सीजन से तोड़ा जाता है तो आपको 0.7 मिलता है। कह रहा है कि जब वसा सांस में प्रयुक्त होती है तो श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। वसा अम्ल का ट्राइपामटिन के रूप में उपयोग में आता है और यह गणना निम्नवत होती है। जब प्रोटीन क्रियाधार के रूप में उपयोग होता है तो 0.9 के लगभग आता है। यहाँ पे यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार अक्सर 1 के अधिक होता है, किंतु शुद्ध प्रोटीन और शुद्ध वसा श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो भैया ये था आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 12, जिसे हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद आपका एक चैप्टर और बचा है प्लांट फिजियोलॉजी का। इसके बाद वाले चैप्टर पे आते हैं। तो इसके बाद का जो चैप्टर है, एक सेकंड बाद मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद का जो चैप्टर है, कहाँ गया, खुल जाओ भाई। इसके बाद का जो चैप्टर है वह चैप्टर है आपका वृद्धि वाला है। तो वह वृद्धि वाला, हाँ, इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग ये पढ़ चुके, ये 12 नंबर का हो गया पादप में श्वसन, पादप में वृद्धि और परिवर्धन। यह चैप्टर एक और बॉटनी का बचा हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो है श्वसन और गैसों का विनिमय है, ये है, और इसके बाद 8-7 चैप्टर और बचेंगे जो तेजी से हम कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।